नमस्कार, मैं एडवोकेट मौसूफ बिट्टू आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि हम शुरू करने वाले हैं बैठक विद बिट्टू। हमारा इसमें उद्देश्य है कटनी और कटनी से रिलेटेड पूरे प्रदेश और देश से रिलेटेड जो हस्तियां होंगी, जो कुछ बातें होंगी, जो आप लोगों तक हमें पहुंचानी है, उनको लेकर बैठक विद बिट्टू का ये आयोजन है। आज पहला ये आयोजन का भाग है, पहला अंक है और बैठक विद बिट्टू के लिए हमें पहला इस भाग के लिए जो अतिथि जिन्हें हमें बुलाना था, जिन्हें आमंत्रित करना था, उनके लिए काफ़ी हमारे मन में जिज्ञासा थी, झिझक थी। लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे और कटनी के न जाने कितने छात्रों के गुरु जैसे डॉक्टर जय चड्ढा बनने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में एक कॉलेज, एक स्कूल, एक आईटीआई और किड्स स्कूल, डॉक्टर जय चड्ढा जी आज हमारे साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं। और डॉक्टर जय चड्ढा जी से आइए हम सब मिलकर कुछ बातें करते हैं, जानते हैं उनके कुछ अतीत के बारे में, कुछ वर्तमान के बारे में और कुछ भविष्य के बारे में। नमस्कार, सादर प्रणाम। और मैं तो यही कहूं कि कॉलेज के दिनों में भैया कहता था, आज आपको फिर से भैया का संबोधन दूं, सर बोलूं कि गुरुजी बोलूं? आप बिट्टू मुझे भैया ही बोलो, मुझे आत्मीयता उसमें ज़्यादा लगती है। और आपके समय के जितने भी स्टूडेंट थे भैया ही बुलाते हैं रहे और आज भी बुलाते हैं, तो आप भैया बोलोगे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे भैया, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कटनी में हुआ। मैं उन भाग्यशाली में से हूँ जिनका जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों कटनी रहा और यही कटनी मेरी कर्म भूमि रही और जन्म भूमि रही। क्या बात है। और जन्म के साथ साथ हम सब ये जानना चाहते हैं, आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन हैं। आप 4 भाई हैं और मैं अपने परिवार में दूसरे नंबर का भाई हूँ। एक मेरे से बड़े हैं और 2 छोटे हैं और चारों भाई अभी भी हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है। क्या बात है, ये भी एक बड़ी बात है। आज के युग में ज्वाइंट फैमिली में जीवन जीना, बहुत से कुछ बातें सुनते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में अब नहीं रहा जाता, लेकिन आपसे मिलकर एक और नई बात पता चली कि आज भी आपका परिवार एक संयुक्त परिवार में निवास करता है। परिवार का माध्यम भैया कैसा रहा आपका शुरू से? शुरू से जब परिवार का माध्यम एक साधारण मिडिल क्लास का जो होता है वो था। शुरू में पिताजी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे और वहाँ से पिताजी जब आए, पाकिस्तान से आए थे, तब उसके बाद से यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब के एक साधारण परिवार के रूप में रहा। धीरे धीरे माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे बनता चला गया। क्या बात है। और पढ़ाई में आपने पूरा एजुकेशन आपने कटनी में ही किया? मेरा एजुकेशन कटनी में ही रहा, टोटल एजुकेशन कटनी में रहा और कटनी में ही पढ़ाई करने के बाद मेरा कर्म भी यहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पढ़ाई का एजुकेशन कटनी के साथ साथ आप मेधावी छात्र थे कि कमज़ोर थे कि मध्यम थे, मतलब आपका स्तर कैसा था पढ़ाई को लेकर? मैं एक्चुअल में कहना चाहिए उस जमाने में एक वर्ड चलता रहा, जी जी जी, जिसे कहते थे गुड्स वैकेंटीजन आया। जी जी जी, हाँ हाँ। और अब तो वो लुप्त हो चुका है। लुप्त क्या, विलुप्त हो गया क्योंकि अब तो भाग दौड़ मच गई 90-95 ये सब परसेंटेज की। तो पहले जमाने में 60% लाना बहुत बड़ी होनहार बच्चे की बात होती थी। तो मेरा स्तर 55 से 60 के बीच में रहता था, उसमें रहता था। मुझे भी ऐसा ध्यान है कि काफ़ी पढ़ाई के दौरान मैं भी फर्स्ट और गुड सेकंड ऐसे ही मेरा भी लगभग। उस समय स्थिति अलग थी, परसेंटेज ऐसे नहीं आते थे, अब अलग बात है। परिवार की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई। परिवार पढ़ाई के बाद सबसे पहला आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कि जॉब शुरू की? पहला आपका कार्य क्षेत्र क्या था? मेरा प्रथम कार्य क्षेत्र कुंदन दास हायर सेकेंडरी स्कूल शांति नगर से शुरू हुआ था। मैं वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स टीचर के रूप में अपॉइंट हुआ था मेरा। और उस समय मैं एमकॉम का स्टूडेंट था, एमकॉम मेरा रनिंग था। एमकॉम की स्टूडेंट रहते रहते आपने कुंदन दास में ज्वाइन कर लिया था? मैंने
क्या बात है, वो भी शांति नगर में ही? शांति नगर में। अरे वाह वाह, बहुत मतलब पहला जॉब। और अगर आपको बताने में ऐतराज ना हो तो पहली जॉब की राशि, मेहनताना शुल्क, पेमेंट आप अगर बताना चाहें तो आप बताना नहीं, चाहें? बताने में संकोच क्या है, वो तो बहुत बड़ी मेरे लिए जीवन की है। जी। मेरे को मात्र उस जमाने में 200 रुपये महीना मिलता था। 200 रुपए, सोचिए, लीजेंड कटनी के शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं, कई क्षेत्रों में लीजेंड के रूप में, जो कहते हैं कि हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे कितनी मेहनत होती है। देखिए आज डॉक्टर जय चड्ढा जी से बात कर रहे हैं तो ये बात पता चल रही है कि मात्र 200 रुपए की पहली जॉब आपने शुरू की और यहाँ तक पहुंचे आप। मैं एक बात कहूँगा कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। बिल्कुल। आज के युवा वर्ग के लिए भी बोलूँगा कि उनमें एक ऐसा दौड़ आ गई कि हमारी शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप काम करिए, चाहे शुरुआत छोटी भी हो, ईश्वर सबको सफलता देता है, सबको मौका देता है। यही बात हम पूरे नगर को, प्रदेश को, देश को, विश्व को बताना चाहते हैं। यही बातें, ये बातें कहीं ज्ञान हमको नहीं मिल सकता जो प्रैक्टिकली हमारे कार्यक्रमों में आपको मिलेगा। कि शुरुआत में मत सोचिए कि हमें कुछ बड़ा करना है, छोटे रूप में भी शुरुआत करके लीजेंड और इस महान व्यक्तित्व के रूप में पहुंचा जा सकता है। मैं जब यह आपसे अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि सारे लोग ये जानना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूं, जितनी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं। आपसे बैठने के पहले मैंने आपके लिए लोगों से बात की, चर्चा की, लोगों के बीच में जो प्रश्न थे, जो बातें थी, वो मैंने आपसे यहाँ पे करूंगा। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये अकेले मेरे प्रश्न हैं। नहीं बिट्टू, मेरा जीवन खुली किताब है। उसमें कोई संकोच नहीं। मैं जैसा आज से 30-35 साल पहले था, आज भी वैसा हूँ, खुली किताब की तरह। आप जो पूछना चाहे निसंकोच पूछिए। आपने बोला जो पूछना चाहें और निसंकोच पूछे, तो पहला बहुत अच्छा प्रश्न, और जो हमने भी देखा और कटनी के ज्यादातर छात्रों ने देखा, सरावगी कॉलेज आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, आपके जीवन का ट्विस्टिंग पॉइंट, आपके जीवन का कुछ एक अनोखा दौर। सरावगी कॉलेज आप कैसे पहुंचे? सरावगी कॉलेज में आपने जॉब की कि आप सरावगी कॉलेज में डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, या आप मतलब कैसे वहां पर पहुंचे और क्या आपका वहां पे सफर रहा? एक एक करके अपन बात करेंगे उस पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप सरावगी कॉलेज कैसे पहुंचे? आप कुंदन दास स्कूल में जब मैं था, जी जी जी, उसके और सरावगी कॉलेज के बीच में एक और जगह थी, जिस उस जमाने में उसको कहते रहे पीयूष कॉलेज। पीयूष कॉलेज एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो मैंने वहाँ काफ़ी समय काम किया और हमारे साथ डॉक्टर कैलाश शर्मा एंड कंपनी जो लोग थे वो भी थे। वहाँ से हम लोगों ने महसूस किया था कि कटनी को एक ऐसा कॉलेज मिलना चाहिए जिसे मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो, विश्वविद्यालय से अफिलेटेड हो। तो उसके बाद सरावगी कॉलेज की स्थापना हुई थी। उनके फाउंडर मेंबर में एक मैं भी था, शुरू से उनके साथ रहा। और वहाँ से सरावगी कॉलेज में मैं 11 वर्ष रहा हूँ। और 11 वर्ष में मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। सरावगी कॉलेज में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और समय के हिसाब से वहाँ पर बच्चे उस समय जो थे स्टूडेंट, उनका मुझे भरपूर प्यार मिला। उनमें से एक आप भी थे। बिल्कुल 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 मिला। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, जब मैं सरावगी में था उसी दौरान जय भैया ने डिस्कस किया, कई लोगों से डिस्कस किया होगा, मुझसे भी डिस्कस किया कि क्या मुझे कॉलेज खोलना चाहिए। तो मैंने जय भैया को, अच्छे से मुझे याद है, मैंने उस समय भी जय भैया को कहा निश्चित रूप से वक्त आ चुका है और आपको कॉलेज खोलना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम भी आपके कटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जिसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग, कोई नहीं जानता कि कटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ज़्यादातर लोग जानते हैं चड्ढा कॉलेज। तो हम भी उन फाउंडर मेंबर्स में एक थे। हम लोगों ने भी एक वो बुनियाद नींव डालने में एक प्रयास किया और कटनी के लिए कुछ अच्छा आपने किया और हम सब आपके साथ थे। क्या आखिर ऐसा हुआ? चुपता हुआ सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हरा भरा वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिसको आप सबने मिलकर लगाया था, और आपको आखिर फिर जुदा होना पड़ा? और क्यों ऐसा कारण हो गया कि आपको सरावगी कॉलेज छोड़ के
अपना कॉलेज आपको बनाना पड़ा, आपने नए सिरे से फिर मेहनत शुरू की। अगर आप बताना चाहें तो बताइए, नहीं बताना नहीं, चाहें इसमें कोई वो बात नहीं है। सच्चाई ये है जी, कि देखिए, हर व्यक्ति का दाना पानी एक जगह लिखा रहता है, और जहाँ जिस व्यक्ति का दाना पानी जहाँ पर जिस जगह जितना लिखा है, वो उतना ही समय काटता है। मेरा समय 11 साल का सरावगी कॉलेज में था। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जी। मुझे कुछ अलग हट के काम करना अलग हट के चाहिए, काम करना। और मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो वो मेरे मन में जो महत्वाकांक्षा थी, और या फिर कहना चाहिए आप या फिर दूसरे लोग भी मुझे बोलते रहे कि भैया आप कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में ये था कि चलिए अब एक नया कॉलेज शुरू करते हैं। उस समय मैं, अगर ना बोलूं तो बहुत गलत होगा, मेरे मित्रों का और आदरणीय स्वर्गीय रत्नेश सालोमन जी का रत्नेश आशीर्वाद मुझे पूर्व मिला कैबिनेट कि मिनिस्टर मध्य उन्होंने प्रदेश। एक साधारण से शिक्षक पे विश्वास करके पूर्णतः मुझे कॉलेज की मान्यता दिलवाने में भरपूर सहयोग दिया। याद आती है सरावगी कॉलेज की आज भी? बहुत ज़्यादा आती है, क्यों नहीं आएगी। जहाँ समय गुजारा, जिनके साथ समय गुजारा, उनकी क्यों नहीं आएगी। सिर्फ कॉलेज की नहीं आती, वहाँ के स्टाफ भी आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और ये बताऊँ, आज भी हम लोग परिवार की तरह हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो स्टूडेंट थे आज भी वो मुझसे जुड़े सबसे हुए हैं। ज्यादा किसकी याद आती है आज वहाँ पे स्टाफ में, किसकी याद आती है आपको? सभी की आती है, किसी की क्या बात करूं, सभी की आती है। मतलब आज भी सरावगी कॉलेज के लिए दिल धड़कता है? क्यों नहीं धड़केगा कहीं यार। कहीं देखिए, आपके प्रारंभिक संघर्ष काल जो रहता है, जी जहां आप रहते हैं, जी मैं तो बोलता हूं इंसान को वो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर वो आपने संघर्ष काल को भूल दिया और आप थोड़ा सा कुछ पा लिए और उसी में ऊपर उड़ने लगे, तो आपका पतन जरूर हो जाएगा। तो इसलिए वो उसकी याद तो हमेशा रहेगी। आखिर ऐसी कौन सा स्वभाव है, बाय बर्थ है कि आपने अपने आप को ऐसा ढाल लिया, आपको किसी भी बात का, किसी भी लोगों की बातों का आपको बुरा नहीं लगता? ऐसा मैंने खुद देखा। एक बार एक कटनी का प्रतिष्ठित होली बुलेटिन, हम लोग आतुर रहते थे, पूरे कटनी वाले आतुर रहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उस समाचार पत्र में, उस पेपर में वो सबको लुभावना और सबको बहुत हंसाते थे। वो जो उसके संपादक भी थे, हमारे बहुत नजदीक थे। वो उन्होंने पेपर में आपका पूरा आर्टिकल लिखा और ये तक लिख डाला कि डॉक्टर जय चड्ढा जी के चेस्ट के हेयर्स अनकाउंटेबल हैं। आप मतलब उसमें भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया? ऐसा कुछ मतलब मैं क्या कहूँ, आपको बिल्कुल अरे, बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा मानने की क्या बात है यार। एक जेंट्स के, मर्द के चेस्ट में तो बाल होना अच्छी उसकी मर्दानगी की निशानी है क्या भाई। बात है, तो उसमें बुरा क्या क्या बात मानना। है, क्या और बात है। सच्चाई जो है सच्चाई है, उसमें कौन सी बात है। देखिए, ये बात होती है कि बात को हम या तो स्वीकार लें, या तो अस्वीकार कर लें, या तिरस्कार कर दें। आपने उस बात को उस रूप में ले लिया। जब हम लोग सरावगी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें आज भी याद है कि आप छात्र छात्राओं को साधुराम स्कूल से लेकर सुभाष चौक तक छोड़ने चले आते थे। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आज भी आप अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं को नई बस्ती सुंदर प्रोविजन चौराहे तक ले जाते हैं? क्या अभी भी वो आदतें हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरावगी कॉलेज में मैं सुभाष चौक छात्र छात्रा में छात्राओं को छोड़ने जाता रहा, क्योंकि छात्राएं जितनी थी वो मुझे सब भैया या फिर उनके परिवार मेरे पे विश्वास करके वहाँ एडमिशन कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी सिक्योरिटी की जवाबदारी मेरी है। तो मैं एज ए एल्डर ब्रदर उनके वो सुभाष चौक पहुंचता रहा, वहाँ खड़े रहता रहा, ताकि किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत ना होने पाए। आज भी मैं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो मैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ की ड्यूटी भी लगाया हूँ कि आगे तक के आप उनको छोड़ के आइए, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। बच्चे बच्चे ही हैं, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे किड्स के हों। यही बड़ी बात है, यही कुछ खासियत है हमारे जय भैया में, जो जय से डॉक्टर जय चड्ढा को कुछ खास बनाती है। कुछ व्यंग्यात्मक बातें हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें हैं, और ये उन छात्रों के लिए भी हैं जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी। आपको याद है, आपको मालूम है कि कई छात्र आपके पढ़ाए हुए ऐसे थे जो कोचिंग ट्यूशन की आपके लिए घर से आपके नाम की फीस तो ले लेते थे, लेकिन आप तक नहीं पहुंचती थी वो फीस। हो सकता है मैं भी उनमें से एक छात्र रहा हूं,
लेकिन ऐसे और भी कई छात्र हैं, आपको ये बातें मालूम है कि नहीं? अब मैं इसमें पलट के तुमसे ही क्वेश्चन करता हूँ, बिट्टू ये बताओ, मैंने तुमसे ट्यूशन फीस मांगी थी? कभी नहीं। ठीक है, कभी इसी नहीं। तरह मैंने इस बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ इनको, इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। इनके पास एक काले रंग की मोटरसाइकिल हुआ करती थी, टीवीएस की, और ये पेट्रोल डला के लाते थे और खड़ी करते थे, और मैं कहता था भैया 10 मिनट के लिए गाड़ी की चाबी दीजिए ना, मैं थोड़ा सा, मुझे कहीं जाना है। और 2-4-5 घंटे बाद जब मैं आता था तो जय भैया कहते थे पेट्रोल मेरे घर तक जाने के लिए है कि मैं डलवा लूं पेट्रोल। ऐसे कई आपसे के साथ ऐसे किस्से हैं। फीस को लेकर आप कुछ बता रहे थे। मैं ये बता रहा था, पहली बात आपकी फीस को लेके, जी जी जी। मैंने कभी भी अभिलाषा नहीं रखी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फीस मिलनी चाहिए या जैसे भी हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरे उस समय सिर्फ लग रहा था कि मुझे पढ़ाना है और ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है जो फीस के कारण कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ पाते या पढ़ नहीं पाते। आज भी मैं वो मुहिम चल रहा हूँ, आज भी मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निर्धन है और वो जो मुझसे इच्छा रखते हैं कि सर मेरा इतना नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो मैं उनकी आज भी मदद कर रहा हूँ। और कभी भी मैंने ऐसा नहीं है, मेरे को एक था कि जुनून जिसे कह सकते हो आप, कि मुझे पढ़ाना है, बस पढ़ाना है, पैसे की अभिलाषा नहीं थी। जिसने कोई फीस दी तो रख लेता रहा, कभी किसी को टोका नहीं, बोला नहीं। जुनून की बात को लेकर मैं आगे बढ़ाता हूँ। जुनून दिल में हो तो पंखों में जान पैदा कर, और उड़ान भरना हो तो खुद का आसमान पैदा कर। ऐसे जुनूनी व्यक्तित्व हमारे जय भैया। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? मोटरसाइकिल पे आता। अरे मोटरसाइकिल छूटेगी तो मोटरसाइकिल बिट्टू आप लेके जाते थे? बिल्कुल, बहुत। देखो मेरे को मालूम है, तुम लेके गए हो 10 मिनट के लिए, सुबह के लिए, शाम को ला रहे हो मेरे लौटने के समय। तो एक हकीकतन ये शिकायत नहीं है, सच्चाई कुछ मेरी खिंचाई हो रही है, सच्चाई सबके सामने रखी जा रही है। तो उस समय एक्चुअल में आपके और मेरे रिश्ते बड़े भाई और छोटे भाई के थे। तो बड़े भाई की मोटरसाइकिल छोटा भाई यूज करता तो उसे ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, आखिर ऐसा कौन सा राज है, आखिर ऐसी कौन सी बात है? कटनी का नंबर 1 कॉलेज आपने बनाया, कटनी का नंबर 1 स्कूल आपने बना लिया, कटनी का नंबर 1 ITI कॉलेज आपने बना लिया, कटनी के नंबर 1 आपने बच्चों के स्कूल खोल लिए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? डॉक्टर जय चड्ढा जी जिस जगह हाथ डाल दे, जहां हाथ रख दे, सफलता की तो गारंटी। आखिर इसके पीछे आप किसे मानते हैं? आप इसे किसे श्रेय देंगे इन सारी बातों पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाथ धरने वाली बात नहीं है, ये कर्म की बातें होती है। और दूसरी बात ये है कि मैं जिंदगी में जो भी कुछ बन तो नहीं पाया, मेरे हिसाब से, मैं, आप जरूर मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बन पाया भाई। मैं तो एक साधारण शिक्षक था, हूँ और रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात है कि माता पिता के आशीर्वाद से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। मुझे मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा। ऐसे समय में भी उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया जब मैं, कहना चाहिए, संघर्ष के दिनों में था, संघर्ष करता रहा। संघर्ष तो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, तो तब भी वो मेरे सर में हाथ रखे रहे। उसके बाद मेरे परिवार, मेरी श्रीमती जी सुषमा चड्ढा, मेरे भाई कितने तीनों, मेरा कॉलेज का स्टाफ, जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा, बस उसने ये बोला सर क्या करना है बताइए। साथ ही साथ 2014 से मेरे बेटे देवाशीष भावुक ने मुझे ज्वाइन किया। उसकी नई सोच और मेरा अनुभव शायद ऐसा रहा कि हम लोग धीरे धीरे प्रगति करते रहे। तो उसकी जब नई सोच आई तो धीरे धीरे उसके हिसाब से हम भी आगे बढ़े, और आज जो सफलता है, तो इन सब आप देख रहे हैं। भावुक को हमने भी बहुत नज़दीक से देखा, भावुक के साथ काम भी किया। भावुक के अंदर भी वो सारी बातें हैं, और मुझे तो लगता है एक कदम वो और आगे हैं। आने वाले समय में कटनी वाले उनकी क्या बोलना चाहिए, उनके टैलेंट को, उनके अंदर जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको निश्चित रूप से देखेगी। और अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी कोई बात वैसे मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, और ये बात जब मैंने सर्वे किया आपका तो मुझे लोगों ने बताई और मैंने खुद भी इसे महसूस किया। कटनी में एक रूहानी शख्सियत, रूहानी संत बाबा माधव शाह साहब का
दरबार है। साईं बाबा माधव शाह, बाबा नारायण शाह, बाबा गोविंद शाह साहब, बाबा मनोहर शाह साहब और वर्तमान में बाबा ईश्वर शाह साहब वहाँ पर विराजमान हैं। तो एक आपको लेकर एक अक्सर एक वाकया, एक साकी बोलते हैं, एक मैं उसे क्या कहूँ, कोई किस्सा आपका और बाबा नारायण शाह को लेकर अक्सर वहाँ पर बताया जाता है। यदि आप बताना चाहें तो निश्चित रूप से सारे नहीं, दर्शक बिल्कुल, उसको बिल्कुल। जरूर सुनेंगे और गौर से सुनेंगे। और आप सबको बताना चाहता हूँ, बाबा माधव शाह साहब का जो दरबार है, जहाँ पर बाबा ईश्वर शाह साहब जी अभी विराजमान हैं, पूरे विश्व की एकमात्र वो गद्दी है जो कटनी में स्थापित है। और निश्चित रूप से वहाँ प्रत्येक श्रद्धालु को जाना चाहिए और आप सच्ची श्रद्धा लेकर जाएंगे तो आपकी मुरादें भी पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं डॉक्टर जय चड्ढा जी से जानना चाहूंगा, आज आप बताइए वो क्या वाकया था जो आपके साथ वहाँ पर घटित हुआ। जो ये अक्सर चर्चा में आता है, वहाँ सत्संग में मेरे बारे में चर्चा होती है। जी जी वो चर्चा ये है कि जब मैं कुंदन दास स्कूल में था, जी जी तो 26 जनवरी का एक फंक्शन था, जी। उसमें बाबा नारायण शाह आए थे। अच्छा। और बाबा नारायण शाह जब आए तो हम लोगों को स्कूल की तरफ से बोला गया कि जितने टीचर हैं वो सब स्टेज पे आ जाएं। जी। मैं उन सब शिक्षकों में सबसे जूनियर था, तो मैं सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा था। बाबा नारायण शाह जी उठे, बाबा जी आए और पीछे टहलते रहे और मेरे हाथ पकड़े और बोले कि आओ आगे आओ। तो मैं जाके उनके तखत में जहाँ बैठे थे वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर दूसरों से बात करने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ ऐसे खींचा, मैं हड़बड़ा के उनकी गोदी में आ गया। उसके बाद उन्होंने मेरे पीठ पे 3-4 आशीर्वाद स्वरूप मुक्के मारे और मुझे जो बोला, मैं समझता हूँ कि हकीकतन में एक संत की वाणी आशीर्वाद क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि उन्होंने मुझसे बोला कि आप क्या समझते हो कि आप यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने वाले हो। जबकि बाबा जी को ये बात पता नहीं किसने बता दी या उनके अंतर ध्यान में थी। तो आप ये टीचिंग लाइन से अलग हो जाओगे, कोई दूसरा काम करोगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कुछ काम नहीं करोगे, आप सिर्फ टीचिंग लाइन में रहोगे और एक दिन पूरा शहर देखेगा आपको कि आपने क्या उन्नति की है। और आप कभी भी इस लाइन में पलट के नहीं देखोगे, निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। शायद वो बाबा जी का आशीर्वाद लग गया और आज ये है। और दूसरे काम करने का सोचा भी, सच्चाई ये है कि कुछ व्यापार कर लूँ, ये कर लूँ। हकीकतन में या तो शुरू नहीं कर पाया, करने की कोशिश की तो सफल नहीं हो पाया, परंतु बाबा जी की आशीर्वाद से सब बढ़िया। एक तरीके से कहा जाए तो टर गया। हाँ, अरे आशीर्वाद है, तर गया। हाँ। बड़ी बात है, बाबा जी के आशीर्वाद से और रूहानी शख्सियत और शक्तियों से जो आशीर्वाद मिलता है उसका कोई मोल नहीं होता। अभी ऐसा लगा इतने दौर में, कभी आपने ऐसा महसूस किया बस अब कहीं आप बहुत उदास हो गए हो, बहुत मायूस हो गए हो कि बस अब सब बंद और कल से अपन को अब दूसरे रास्ते पे जाना है? कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ? कोई ऐसी कोई घटना, कोई परिस्थिति, कुछ ऐसा कभी नहीं, अभी तक के तो ऐसा लगता नहीं है मुझे कि मैं थक गया हूँ या मुझे अब कुछ नहीं करना है। हाँ, लगता है कि अभी बहुत कुछ करना जरूर है, सितारों के आगे भी। हाँ, और भी। और क्या बात है, देखिए सीखने लायक बात। और सच्चाई ये है कि उम्र के बंधन काम को नहीं रोक सकते। क्या बात, सीधी सी बात है। और इसलिए लगा हूँ तो लगा हूँ और जब तक की हिम्मत है तब तक के लगा रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी यही बातें हमें सबके सामने प्रदर्शित करनी है, सबको बतानी है। आज का आपके साथ बैठक का हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग, आने वाली जनरेशन, पीछे जा चुकी जनरेशन, और वो सारे लोग आपके व्यक्तित्व को देखें, समझें, सीखें कि किस प्रकार से कटनी में रह के भी बड़े काम कैसे किए जा सकते हैं। अब अपन अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है। ये हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम शुरू किया है, कटनी से रिलेटेड है। आने वाले समय में हम इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे, कोशिश है हमारी। क्या होता है क्या नहीं होता हमें पता नहीं। बैठक विद बिट्टू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? अपनी कुछ शुभकामना स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? मौसूफ बिट्टू तो चूंकि अब मेरे स्टूडेंट रहे, बिट्टू ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। गुरु नानक वार्ड के पार्षद में होने के बाद जब
चुनाव डिक्लेयर होता है तो सीधे आदमी बोल देता है कि एक सीट तो बिट्टू की है। उसको इस पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा हाथ जोड़ के। ये सिर्फ और सिर्फ जनता, आप जैसे लोग, प्रभु, इन सब से मिल के ये काम हो पाता है, और कभी किसी की कोई बिसात नहीं होती। नहीं ये सीधी सब बात है। जनता, नहीं आप देखो, लोग और ऊपर वाले के हाथ में ये होता देखिए है। ऐसा होता है कि ये आप पे लोगों का विश्वास है, वो ये बोलता है। विश्वास भी जनता के कारण ही कारित होता है गुरुजी। जो है सब जनता ही है। नहीं और हम लोग दूसरी तो बात, जनता को ही मानते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरी दिन रात बात उनकी सेवा करें। ये कि जितने आपने इस शहर के लिए नई नई चीजें लाए हो वो यूनिक रही। सबसे पहले रन फॉर कटनी आप लाए, एक तरफा छा गए। एक डीएलजी क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका मैं गवाह हूँ, शायद ऐसा कोई मैच नहीं होता होगा जिस मैच को मैं देखने नहीं जाता हूँ, बड़ा आनंद आता है, वो भी बहुत बढ़िया रहा। तो अब ये तीसरा ही है मेरे ख्याल से आपका। और ये मतलब एक बैठक और प्रयास, हाँ एक और प्रयास ये तो सफल रहेगा ही रहेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रन फॉर कटनी के विषय में बताना चाहूँगा, रन फॉर कटनी मेरा इवेंट नहीं है, ये आप हम सबका इवेंट है, और इसे कटनी वाले सारे लोग फिटनेस को लेकर इसे आयोजित करते हैं। इसी प्रकार से डीएलजी कप के लिए मैं गेई परिवार का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने उसकी पूरी रूपरेखा बनाई और हम सबको आगे किया। उन्होंने हमें, मोती बजाज जी को, सोनू भैया को, संजय भैया को, और हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी कई हम लोग प्रयास करते हैं। बैठक विद बिट्टू का अगला एपिसोड भी हम जल्द किसी अन्य कटनी के और पूरे देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती के साथ करेंगे। आज आप यहाँ पर आपने हमें समय दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात आप सबको बताना चाहूँगा कि किसी भी बड़े स्टूडियो में हम इसे शूट कर सकते थे, इसे आयोजित कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल प्रकृति की छाँव में, शानदार धूप में, और जो कुछ हो रहा है वो पूर्णतः नेचुरल हो रहा है, और जो बातें हो रही हैं वो खुले आसमान के नीचे हो रही हैं। इन्हीं सब बातों को हमें आप सबके समक्ष लेके आना है, आप सबको बताना है कि कटनी में क्या क्या हो सकता है, कटनी के बाहर क्या क्या हो सकता है। आने वाले समय में हम इसे और आगे बृहद करेंगे और प्रसारित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कटनी, जय मध्य प्रदेश, जय बारडोली। नमस्कार।